आखिरी बार मैं आपसे एक सवाल छोड़ के गया था कि क्या वो मर्डर किसी घोस्ट ने किया है या किसी इंसान ने। अच्छा, अब जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये वीडियो द किलर घोस्ट ऑफ डेनवर की एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब जो इस वीडियो पे यहाँ तक होगा उसने एपिसोड 1 देख लिया होगा। तो चलिए आगे पता लगाते हैं कि क्या वो मर्डर किसी भूत ने किया था या इंसान ने। इससे पहले जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पड़ोसियों ने भी उस घर में हो रही हरकतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। प्रेस और मीडिया के लिए तो अभी भी वो घर एक भूतिया घर ही था और फिलिप के मर्डरर को पकड़े जाने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे थे। लेकिन 30 जुलाई साल 1942 को इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जब डिटेक्टिव रॉय ब्लॉक्सम और विलियम जैक्सन वेस्ट मॉनक्रीफ प्लेस को अच्छे से एग्जामिन कर रहे थे। इस टाइम तक तो उनके लिए ये एग्जामिन एक आम बात हो गई थी, क्योंकि उन लोगों को उस घर से कभी भी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इस बार दोनों ही डिटेक्टिव को ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो दोनों सीढ़ियों पर दौड़कर ऊपर जाते हैं और तभी उन्होंने कपबोर्ड के पास उस पैनल को देखा जिसको शुरुआत में उन लोगों ने इग्नोर कर दिया था, ये सोचकर कि कोई भी इंसान उसमें से ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन उनके सामने ही 2 पतले पैर उस पैनल से होते हुए ऊपर जा रहे थे। 1 सेकंड के लिए उस विजुअल ने उन दोनों डिटेक्टिव को डरा कर रख दिया था, लेकिन फिर वो ऊपर जाकर उस आदमी को नीचे लेकर आते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वो कोई भूत नहीं बल्कि एक आदमी था। वो डिटेक्टिव्स उसके पैर खींचकर उसको नीचे निकाल देते हैं। वो आदमी बहुत ज्यादा अजीब था। वो पतला था, कुपोषित था, उसके साथ साथ उसे धूप बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका शरीर मशरूम के कलर का हो चुका था। उसकी आंखें काफी बड़ी बड़ी थी और इसी इंसान को सब लोग भूत समझ रहे थे। उसका शरीर इतना पतला था कि बड़ी मुश्किल से उसके कपड़े उसके शरीर पर टिके हुए थे। उसके हाथ में .44 कैलिबर की एक बंदूक भी थी, लेकिन उसकी हालत देख के डिटेक्टिव्स ने अपनी बंदूक नीचे रख दी थी। उसने अपना नाम मैथ्यू कॉर्निश बताया और ये बताया कि वो डेनवर में टोनावाडा सिटी से आया है, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। उस शहर में वो एज अ एडवर्टाइजर का काम करता था। डिटेक्टिव ब्लॉक्सम और जैक्सन उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगे और रास्ते में वो अपनी चीजें बताने लगा उन्हें। जब उन दोनों डिटेक्टिव ने उसे चीज़बर्गर और कॉफी पिलाई, तब जाकर उसने सच बोलना शुरू किया। उसने ये बताया कि उसका असली नाम थियोडर एडवर्ड कोनीस था। आगे उसने ये बताया कि उसकी जिंदगी में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से आज उसकी हालत ऐसी है और शायद वही रीजन है फिलिप पीटर की मौत का। थियोडर एडवर्ड कोनीस का जन्म साल 1982 में 2 नवंबर को हुआ था। उनका जन्म हुआ था पिट्सबर्ग, मेनार्ड काउंटी में, जो कि इलिनॉइस में आता है। उनके पिता थॉमस कॉनी एक कनाडा के इमिग्रेंट थे और उनकी एक हार्डवेयर की दुकान थी। थियोडर की माँ का नाम इजाबेला था, जो कि एक हाउसवाइफ थी, जो कि घर रहकर अपने पति का और अपने बच्चे का अच्छा ख्याल रखती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तभी साल 1888 में थियोडर के पिता की डेथ हो जाती है और ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। इसके बाद थियोडर अपनी माँ के साथ बेलॉइट, विस्कॉन्सिन में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर कुछ सालों बाद थियोडर को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी आगे की सारी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। इजाबेला की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अब उनका बेटा ही बचा था, इसीलिए वो थियोडर को लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं और इसी अनजाने में थियोडर के साथ बहुत गड़बड़ हो जाती है। थियोडर को आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद होता है, खासकर बेसबॉल, लेकिन उनकी माँ उन्हें कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलने देती हैं और वो थियोडर का ध्यान म्यूजिक में लगाने की कोशिश करती हैं। अब जहाँ पड़ोसियों के बच्चे बाहर जाकर बेसबॉल खेल रहे होते हैं, वहीं थियोडर अपने घर में बैठकर ब्लैंकेट के अंदर मैंडोलिन बजा रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ओवर प्रोटेक्टिव मदर की वजह से। दूसरी तरफ फिजिशियंस ने तो ये भी कह दिया था कि थियोडर अपने 18th बर्थडे तक भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए इजाबेला की वजह से थियोडर को अपना हाई स्कूल ड्रॉप करना पड़ा था। बाद में वो लोग डेनवर शिफ्ट हो गए थे। इजाबेला यहाँ पे हाउसकीपर का काम करती थी और
थियोडर पूरा दिन घर पे बैठकर मैंडोलिन बजाया करते थे, लेकिन अभी भी उनके पास ठीक ठाक पैसे बचे हुए थे जो कि उनके हस्बैंड की वजह से उनको मिले हुए थे। लेकिन उनके पैसे ज़्यादा दिन तक बचते नहीं हैं। इजाबेला की मुलाकात एक धोखेबाज आर्टिस्ट से होती है जो कि उनके सारे पैसे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है और इसी बहाने वो उनके सारे पैसे लूट कर भाग जाता है। अब इजाबेला और थियोडर की हालत बहुत बुरी हो जाती है। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते हैं और इसी वजह से थियोडर को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। इसके बाद साल 1911 में इजाबेला की डेथ हो जाती है और इसकी वजह से थियोडर बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। इसके बाद थियोडर की मुलाकात फिलिप और हेलेन पीटर से होती है, वो भी म्यूजिक के थ्रू। वो लोग सेम मैंडोलिन क्लब में होते हैं। फिलिप और हेलेन थियोडर की हालत समझते हैं कि उस लड़के ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है और अब वो अनाथ है, इसीलिए अक्सर वो थियोडर को अपने घर पे खाने के लिए बुलाते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। एक दोस्त ने थियोडर को डेनवर गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया, जहाँ पे थियोडर ने पाइप फिटर हेल्पर का काम स्टार्ट किया। इसके बाद थियोडर और उस आदमी की बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद उन दोनों ने पाइप फिटिंग का काम छोड़कर अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग फर्म खोलने की सोची। थियोडर उस कंपनी के पब्लिक फेस थे और उनके दोस्त कंपनी के अंदर के काम को संभालते थे। बट जैसा पहले भी हुआ था, ये काम भी थियोडर का सक्सेसफुल नहीं रहा। वो कंपनी बंद हो गई और दोनों के दोनों बैंकरप्ट हो गए। इसके बाद थियोडर को डेनवर छोड़ना पड़ा और आगे चलकर उन्होंने कई जॉब करी, जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट का, एडवर्टाइजिंग और सेल्स का काम भी किया था उन्होंने, लेकिन वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कहीं भी सक्सेसफुल न होने की वजह से थियोडर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। साल 1917 में एक आखिरी बार उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची, जब उन्होंने एक जमीन लीज पर लेकर सस्ते गैसोलीन का धंधा शुरू किया। लेकिन बिल्कुल जैसा अभी आपके दिमाग में आया, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। थियोडर यहाँ भी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए। कई साल इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार साल 1941 के सितंबर में वो वापस डेनवर आ गए। अब उनकी हालत किसी बिना घर के भिखारी से कम नहीं थी। यहाँ पे आकर सबसे पहले उन्होंने अपने पुराने दोस्त यानी पीटर से मिलने की सोची। उनकी और पीटर्स की मुलाकात लगभग पिछले 30 सालों से नहीं हुई थी। थियोडर ने यह सोचा कि एटलीस्ट पीटर्स उनको खाना तो प्रोवाइड करा देंगे। यही सोचकर 60 साल के थियोडर कॉनिस 3335 वेस्ट मॉनक्रीफ प्लेस पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ये देखा कि फिलिप पीटर अपने पड़ोसी के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे अपनी बीवी से मिलने। थियोडर ने थोड़ी देर उनका इंतजार किया, लेकिन फिर पीछे वाले दरवाजे से वो घर के अंदर घुस गया। यहाँ उसकी किस्मत अच्छी थी कि पीछे वाली एंट्रेंस खुली हुई थी। अंदर जाकर सबसे पहले उसने कुछ खाया, उसके बाद वो घर में इधर उधर घूमने लगा और तभी उसकी नज़र वो 8 बाय 15 इंच के पैनल पे पड़ी थी। पहले तो उसे वो बहुत अजीब सा लगा, इसीलिए उसने अंदर जाकर देखने का सोचा। जब वो अंदर गया तो उसने ये देखा कि वो पैनल लगभग 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। थियोडर ने पुलिस को यह बताया कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो जगह सर्दियां बिताने के लिए बहुत अच्छी थी और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब फिलिप पीटर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जब अपनी बीवी से मिलने हॉस्पिटल जाते थे तो पीटर नीचे उतरकर इधर उधर घर में घूमता था और अपने लिए खाना भी ले लेता था। कॉनी को मिसेस पीटर की हालत नहीं पता थी, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल उसको फेवर कर रही थी। रात को जब फिलिप पीटर सो रहे होते थे तब भी थियोडर नीचे आया करता था। उसे कपबोर्ड में से एक टूटा हुआ हेडफोन मिलता है जिसे वो ठीक कर कर गाने सुना करता था। बाथरूम में जाकर वो फिलिप पीटर के रेजर से ही शेविंग कर लिया करता था। फिलिप पीटर बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उनको थियोडर की मौजूदगी का कभी अंदाजा भी नहीं हुआ। अब तो वो उनके घर पे रहने पर भी अक्सर नीचे आ जाया करता था। वो उनको देखकर इधर उधर घर में छुपता रहता था। कभी कभी तो वो उनको फॉलो भी करता था। थियोडर के लिए ये अब एक गेम बन चुका था। लेकिन शुक्रवार 17 अक्टूबर को ये सब कुछ बदल जाता है। थियोडर को ये लगा कि फिलिप बाहर गए हुए हैं और तकरीबन 4 बजे वो अपने एटिक से नीचे आकर किचन में जाकर कुछ खाना लेने लगता है। लेकिन यहीं थियोडर से गलती हो जाती है। फिलिप उस टाइम बाहर नहीं होते हैं, फिलिप घर में ही रहकर सो रहे होते हैं और किचन की आवाज़ों से वो जग जाते हैं। वो चेक करने के लिए किचन में जाते हैं और तभी उन दोनों आदमियों की मुलाकात होती है। कॉनी उन्हें देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ फिलिप उनको पहचानते नहीं है क्योंकि आखिरी बार उन्होंने थियोडर को 30 साल पहले देखा था। थियोडर को ये लगा कि फिलिप अब पुलिस को फोन कर देंगे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी उसकी नजर दीवार पे लटकी
एक पुरानी बंदूक पे जाती है। थियोडर उसे उठाकर फिलिप के सिर पे मार देता है और फिलिप जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन फिलिप उठ जाते हैं। वो तुरंत डाइनिंग रूम की तरफ दौड़ते हैं जहाँ पे एक फोन था। थियोडर दौड़कर उन्हें एक और मुक्का मारता है। उसके बाद फिलिप नीचे वाले बेडरूम में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके बाद थियोडर एक स्टोव शेकर के साथ उनके पास जाता है और न जाने कितने बार वो उनके ऊपर हमला करता है। वो तब तक हमला करता है जब तक फिलिप पीटर हिलना बंद नहीं कर देते हैं। उसके बाद खाना लेके कॉनी चुपचाप अपने एटिक में चला जाता है। उसने पुलिस को यह बताया कि आज सब कुछ पहले जैसा होता। फिलिप अभी भी जिंदा होते अगर उन्होंने उस दिन थियोडर को खाना चोरी करते हुए नहीं पकड़ा होता तो। अपने एटिक में जाने से पहले थियोडर ने वो आयरन स्टोव अच्छे से साफ कर दिया था। कुछ घंटों बाद अपने एटिक से थियोडर ने मिसेस रॉस और दूसरे पड़ोसियों की आवाज सुनी थी जब सबको फिलिप पीटर की डेथ के बारे में पता चल चुका होता है। कुछ दिनों बाद उसने होममेड रेडियो में भी उस क्राइम की कहानी सुनी थी। मिसेस पीटर को सुनने में तकलीफ होती थी, इसीलिए जब वो घर पे वापस आ गई तब भी कॉनी को रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन उसे सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब मिसेस पीटर वहां से चली गई, क्योंकि जाते टाइम उन्होंने घर का हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया था। थियोडर का यह कहना था कि उस ठंड से तो मानो जैसे उसकी जान ही चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसी एटिक में रहता रहा। अब अक्सर वो नीचे आ जाया करता था और घर की खिड़कियों से बाहर देखा करता था। कई बार तो उसने पोस्टमैन को भी देखा था। उस पोस्टमैन को देखकर थियोडर ये बोलता है कि पिछले 25 सालों में किसी ने भी उसको एक लेटर नहीं लिखा था। और हमारे जैसे लोग अक्सर शिकायत रखते हैं कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। खैर, इसके बाद थियोडर ने बताया कि जब भी घर के अंदर कोई आता था वो वापस चुपचाप अपने एटिक में भाग जाता था। उसी दौरान वो खिड़कियों का खुल जाना, बंद हो जाना, घर के पोर्च से न्यूज़पेपर गायब हो जाना, इन सब चीजों के रीजन लोग एक भूत को बता रहे थे। लेकिन वो भूत कोई और नहीं बल्कि थियोडर कॉनी ही थे। थियोडर लगभग 10 महीने उस एटिक में रहे थे। जैसे ही सारी चीजें थियोडर कॉनी ने पुलिस को बताई, कैप्टन चाइल्डर्स ने अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिसको वो लोग एक भूत बता रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि थियोडर कॉनी थे। उन्होंने उस 8x15 के पैनल के बारे में ही बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जब पुलिस ने उसे इनिशियल लेवल पे खोलने की कोशिश करी थी तब कॉनी ने ऊपर से अपने पूरे बॉडी वेट से उसे दबाए रखा था। इसी वजह से पुलिस वाले उसे खोल नहीं पाए थे। उस एटिक में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, लेकिन थियोडर ये सारी चीज़ें झेलने के लिए तैयार था। उस पूरे 10 महीने के दौरान सिर्फ एक बार थियोडर घर से बाहर गया था, जब एक बाल्टी में उसने बाहर से बर्फ भर ली थी और अंदर लाकर उसे पिघला लिया था ताकि उसका पानी का इंतजाम हो सके। जब पुलिस ने कॉनी को कस्टडी में लिया था तब उसकी हाइट 6 फीट तो थी, लेकिन उसके शरीर का वजन सिर्फ और सिर्फ 75 पाउंड ही था। दूसरे पुलिस वालों का ये कहना था कि कोई मकड़ी ही होगी जो इतने दिनों तक उस एटिक में सरवाइव कर लेगी। किसी इंसान के लिए वहां 1 महीने में रहना नामुमकिन सा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब थियोडर कॉनी का ट्रायल स्टार्ट होने वाला था। उनके डिफेंस में कोर्ट ने उन्हें फॉस्टर क्लेन नाम के एक सरकारी वकील को अपॉइंट किया था। फॉस्टर क्लेन ने थियोडर की हालत बहुत अच्छे तरीके से समझी कि कितनी मुश्किलातों से थियोडर ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। इसीलिए वो थियोडर के लिए बस एक चीज करना चाहते थे कि वो कैसे न कैसे करके थियोडर की डेथ पेनल्टी को अवॉइड करना चाहते थे। फॉस्टर क्लेन ने कोर्ट में बताया कि अटैक के टाइम पे थियोडर कॉनी की मेंटल हेल्थ सही नहीं थी। इसके साथ साथ इनिशियल लेवल पे थियोडर का फिलिप पीटर को मारने का कोई प्लान नहीं था। वो खून उनसे एक रेज में हुआ था। जब कॉनी का ट्रायल चल रहा था तो उसकी तबीयत भी खराब हो जा रही थी। उसे निमोनिया हो जा रहा था, इसीलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ फॉस्टर क्लेन ने जज से रिक्वेस्ट रखी कि वो अच्छे तरीके से फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करें ताकि ऐसे सबूत इकट्ठा कर सकें जिससे थियोडर डेथ पेनल्टी अवॉइड कर सके। जब थियोडर की तबीयत ठीक हो गई तो वो हॉस्पिटल से कोर्ट वापस आ गए और हैलोवीन साल 1942 के दिन लगभग 90 मिनट की बहस के बाद जज ने अपना डिसीजन लिया। उन्होंने थियोडर को उम्र कैद की सजा सुना दी और इसी तरीके से थियोडर ने डेथ पेनल्टी को अवॉइड कर लिया। जब जज ने वो वर्डिक्ट दिया तो उसके बाद थियोडर ने फॉस्टर क्लेन की तरफ देखकर ये बोला
कि आखिरकार अब जाकर उसे सिक्योर एंड सेफ महसूस हो रहा है और कई सालों बाद उसे एक ऐसी जगह मिली जहां पे वो चैन से रह सकता है। दूसरी तरफ प्रेस वालों को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी बेचने से मतलब था, इसीलिए अब उन्होंने द घोस्ट ऑफ डेनवर से नाम चेंज कर थियोडर को स्पाइडरमैन ऑफ डेनवर का नाम दे दिया था। और आखिरकार 16 मई साल 1967 में 84 ईयर्स की एज में थियोडर कॉनी की डेथ हो गई प्रिजन हॉस्पिटल में। उन्हें कैनन सिटी कोलोराडो के माउंटेन वेल मेमोरियल पार्क में दफनाया गया एक अनमार्क्ड ग्रेव में। देखिए, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं थियोडर कॉनी से थोड़ी हमदर्दी है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन एक मर्डर तो आखिरकार एक मर्डर होता है। इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या जज का डिसीजन सही था या गलत। उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी या उम्र कैद की सज़ा उनके लिए ठीक है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे हिसाब से उम्र कैद की सज़ा उनके लिए ठीक थी। खैर, इससे पहले मैं केस ख़त्म कर लूँ, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इस केस का वर्डिक्ट साल 1942 में आया था और प्रेस वालों ने थियोडर कॉनी का नाम घोस्ट ऑफ डेनवर से चेंज कर स्पाइडरमैन ऑफ डेनवर रख दिया था। स्पाइडरमैन ऑफ डेनवर। अब हम सब लोग स्पाइडरमैन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ऐसे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि स्पाइडरमैन को साल 1962 में बनाया गया था। तो स्पाइडरमैन ऑफ डेनवर, कहीं स्पाइडरमैन, खैर ये चीज़ भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो आज यहाँ ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार, आप बहुत लोग वीडियोस देखते हो लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ देख रहे हैं तो कर लीजिए, मुझे उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अंत में यही बोलूँगा, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ आपको यूज़ करना है। और मैं तो यही हूँ और ऐसे ही बेहतरीन केसेस अब हफ्ते में 2 बार आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।